वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आशु। 69 बीपीएससी पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है यूटेरिया पब्लिकेशन से, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 7 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 6 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन खत्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, भारत का पहला जल बजट तैयार करने वाला राज्य कौन बन गया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला जल बजट तैयार करने वाला राज्य बन गया है केरल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार द्वारा निर्धारित आगामी लक्ष्यों में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाना 2050, जो कि गलत दिया गया है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाना का लक्ष्य है 2047 तक, न कि 2050 तक। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना 2025 तक है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करना 2030 तक। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य है 2070 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइम पत्रिका द्वारा जारी 2023 के विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थानों की सूची में भारत के निम्नलिखित स्थानों में से किसे शामिल नहीं किया गया है? टाइम पत्रिका द्वारा जारी 2023 के विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थानों की सूची में भारत के जिस स्थान को शामिल नहीं किया गया है वह स्थान है हरिद्वार, ऑप्शन नंबर सी। टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2023 के विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची जारी की गई। इसमें प्रथम स्थान टाम्पा, फ्लोरिडा, अमेरिका को प्राप्त हुआ है। इसमें भारत के 2 स्थान शामिल हैं, लद्दाख तथा मयूरभंज। लद्दाख का स्थान है 31वां तथा मयूरभंज का स्थान है 32वां स्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलियाई देश पापुआ न्यूगिनी की यात्रा पर गए। पापुआ न्यूगिनी के प्रधानमंत्री कौन हैं? पापुआ न्यूगिनी के प्रधानमंत्री है जेम्स मरापे, ऑप्शन नंबर बी। जबकि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बानीज। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं कीथ हिपकिंस। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 तथा 3 तीनों के तीनों सही दिए गए हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 के संबंध में। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। इसमें प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ। इस वर्ष भारत को 127वें स्थान पर रहा, जबकि वर्ष 2022 में 135वें स्थान पर था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जून 2023 में आयोजित एकता 2023 किन देशों के मध्य किया जाने वाला नौसेना अभ्यास है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत और मालदीव के बीच। जून 2023 में भारत और मालदीव के बीच एकता 2023 संयुक्त नौसेना अभ्यास का आयोजन मालदीव में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 21 जून 2023 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 21 जून 2023 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम था योगा फॉर वासुदेवाय कुटुंबकम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे E20 का संबंध किससे है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चा में रहे E20 का संबंध है पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा को 20% करना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है दीपिका मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को मध्य प्रदेश में बाढ़ के दौरान आपदा राहत अभियान के दौरान असाधारण साहस के लिए वायुसेना पदक वीरता से सम्मानित किया गया है। वह वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता है? रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता है सौराष्ट्र ने, ऑप्शन नंबर ए। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का फाइनल मैच कोलकाता में खेला गया।
इसमें स्वराज ने बंगाल को हराकर दूसरी बार यह खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय के द्वारा माहिर मिशन की शुरुआत की गई है? माहिर मिशन की शुरुआत की गई है, वह मंत्रालय का नाम है विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा माहिर मिशन की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा मिशन लाइफ की प्रगति को ट्रैक करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेरी लाइफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक स्मोक एंड एसेज ए जर्नी थ्रू हिडन स्टोरेज के लेखक कौन हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक स्मोक एंड एसेज ए जर्नी थ्रू हिडन स्टोरेज के लेखक हैं अमिताभ घोष। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, जुलाई 2023 में इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसमें तीनों का तीनों कथन सही दिए गए हैं, इसमें कोई भी गलत नहीं है। इसे लॉन्च करने के लिए LVM-3 M4 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला मिशन होगा। चंद्रयान 3 के मिशन में भी लैंडर का नाम विक्रम तथा रोवर का नाम प्रज्ञान ही रखा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है पंजाब। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की गई है? तो दोस्तों वह राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए। महाराष्ट्र के लातूर शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की गई। अप्रैल 2023 में भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर इसका उद्घाटन किया गया। इस प्रतिमा का निर्माण स्टील और फाइबर की मदद से किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मई 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश की यात्रा के दौरान वहां तटरक्षक बंदरगाह एकता हार्बर की आधारशिला रखी? तो दोस्तों वह देश है मालदीव। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव की यात्रा की तथा वहां उन्होंने तटरक्षक बंदरगाह एकता हार्बर की आधारशिला रखी। भारत और मालदीव ने 2021 में तटरक्षक सुविधा के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने उत्तरी सागर के 18,000 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों वह देश है डेनमार्क। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, विश्व आर्थिक मंच ने भारत के किस शहर को चौथे औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना के रूप में चुना है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद को। विश्व आर्थिक मंच ने भारत के हैदराबाद शहर को चौथे औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना के रूप में चुना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में शामिल MSME को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इवोल्व मिशन की शुरुआत की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिडबी के द्वारा। सिडबी के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में शामिल MSME को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इवोल्व मिशन की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए पनडुब्बी का क्या नाम है जिसमें सवार 5 लोगों की मौत हो गई? तो दोस्तों वह पनडुब्बी जहाज का नाम है टाइटन। ऑप्शन नंबर सी। 1912 में अटलांटिक में डूबे टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए 5 अरबपतियों को ले जाने वाली टाइटन पनडुब्बी दुर्घटना का शिकार हो गई और इसमें सवार 5 अरबपति यात्रियों की मौत हो गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की महिला हॉकी टीम ने 2023 में पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपना प्यारा भारत देश। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली बार महिला जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया। इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला जापान के काकामिगारा में खेला गया। भारत ने 4 बार की चैंपियन साउथ कोरिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में पहली बार तेज बाइक रेस मोटो जीपी 2023 का आयोजन किया जा रहा है? तो दोस्तों वह राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ फीबा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ फीबा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर के गोविंदराज को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बुकर पुरस्कार 2023 जीतने वाले जॉर्जी गोस्पोदिनोव का संबंध किस देश से है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुल्गारिया देश से। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस विभाग ने राज्य के हर जिले में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों वह विभाग है श्रम संसाधन विभाग। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के कितने व्यक्तियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 व्यक्तियों को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को युवाओं को दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए चयनित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणेश कुमार का। हाल ही में बिहार के अरुणेश कुमार को युवाओं को दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में एक विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग का निर्माण किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बिहार में बाढ़ एवं सूखे से प्रभाव को कम करने के लिए जल संसाधन विभाग के द्वारा हाल ही में किस ऐप का शुभारंभ किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेफिक्र ऐप का। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि प्रदान की? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा रामचंद्र को। अगला प्रश्न देखते हैं, सल्तनत काल के राजवंशों का सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले नंबर पर हो जाएगा गुलाम, दूसरे नंबर पर हो जाएगा तुगलक, तीसरे नंबर पर हो जाएगा सैयद और लास्ट में हो जाएगा लोदी। सल्तनत कालीन भारत में सबसे पहले गुलाम वंश का शासन स्थापित हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में शासन करने वाला पहला गुलाम शासक था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोदी राजवंश था। अगला प्रश्न देखते हैं, साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में अकबर ने सबसे पहले कहां आक्रमण किया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मालवा में। साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में अकबर ने सबसे पहला आक्रमण 1561 ईस्वी में मालवा के शासक बाज बहादुर के ऊपर किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर ए, निकोलो कांटी देवराय द्वितीय, जो कि गलत दिया गया है। निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा करने वाला पहला इतावली यात्री था जो देवराय प्रथम के कार्यकाल में विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय के काल में अब्दुल रजाक विजयनगर आया था। बाकी दोनों सही दिए गए हैं। नूनीज अच्युत देवराय के शासनकाल में आया, बारबोसा कृष्ण देवराय के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में निवास करने वाली मानव प्रजाति थी? हड़प्पा सभ्यता में निवास करने वाली मानव प्रजाति थी भूमध्यसागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट तथा अल्पाइन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? भारत में निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम है नगर संस्कृति, फिर लोहे का हल, फिर पंचमार्ग और लास्ट में सोने के सिक्के। नगर संस्कृति का कार्यकाल था 2300 से लेकर 1700 ईसा पूर्व। लोहे का ज्ञान हुआ उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व। पंचमार्ग यानी कि आहा सिक्के 6ठी ईसा पूर्व में। सोने के सिक्के जो कि 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? जो अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है वह है मानसेरा तथा सवाजगढ़ी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, कर्निश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? कर्निश की प्रथम राजधानी थी पुरुषपुर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी शक विजय के फलस्वरूप किस गुप्त शासक ने ब्याज सिक्के उत्कीर्ण कराए तथा
विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सर्पफण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी? तो दोस्तों वह स्रोत था सिहली अनुश्रुति, ऑप्शन नंबर ए। सिहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, मलिक अंबर का संबंध किस दक्षिण भारतीय राज्य से था? मलिक अंबर का संबंध था अहमदनगर से, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो दोस्तों कबीर समकालीन थे सिकंदर लोदी के, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नायब ए मुमलिकात पद की स्थापना की थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। जिस सुल्तान ने नायब ए मुमलिकात पद की स्थापना की थी वह सुल्तान का नाम है बहरम शाह, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समांतर सरकारों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार कौन सी थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी। एम अबुल कलाम आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? तो दोस्तों इसे कहने वाले थे महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। उपयुक्त कथन महात्मा गांधी ने 1920 में खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 ईस्वी में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार प्राप्त करने में सफल रहा? तो दोस्तों वह थे सर थॉमस रो, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म का चयन कूट की सहायता से करें। आपको इसमें मिलान करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तथा तीनों के तीनों सही सुमेलित हैं। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित थी प्रीतिलता वाडेकर। आर्य महिला समाज से संबंधित थी पंडित रामाबाई। गवर्नर जैक्सन पर गोली चलाई थी बीना दास ने। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की गई थी बी आर अम्बेडकर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अहोम विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोमधर कुंवर ने। 1828-1833 ईस्वी के बीच अहम विद्रोह असम में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था। बक्सी जंगबंधु ने ओडिशा में हुए पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया था। पाइका विद्रोह जो कि 1817 से लेकर 1825 ईस्वी तक हुआ था। चक्र बिसोई का संबंध खोन विद्रोह से था। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर के समय श्वेत विद्रोह हुआ था? तो दोस्तों श्वेत विद्रोह हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के शासन काल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बर्मा को निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत से अलग किया गया था? तो दोस्तों बर्मा को भारत से अलग किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना का संबंध शोर कमेटी से है? शोर कमेटी से संबंध हो जाएगी वह घटना का नाम है कामागाट्रू घटना, ऑप्शन नंबर सी। शोर कमेटी का संबंध कामागाट्रू घटना जो कि 1914 से संबंधित है। शोर कमेटी का गठन कनाडा में यात्रियों के अधिकारियों के लिए हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक और बलवंत सिंह के नेतृत्व में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है।
चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 3 से शारदा एक्ट 1930 में, बी का मिलान हो जाएगा 2 से सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1829, सी का मिलान हो जाएगा 4 से हिंदू पुनर्विवाह 1856 से, तथा डी का मिलान हो जाएगा 1 से सहमति की आयु अधिनियम 1891। इस प्रकार ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? मुस्लिम लीग के संस्थापक थे आगा खां तथा ख्वाजा सलीम उल्लाह। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष आर्म्स एक्ट पारित किया गया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत में आर्म्स एक्ट पारित किया गया था 1878 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, साइमन कमीशन के द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? साइमन कमीशन के द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1930 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई प्रगति की समीक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। इस समिति ने 1920 में भारत की यात्रा की एवं 30 जून 1930 को इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्च 1940 में। मार्च में भी कब? तो 23 मार्च को। 23 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्धि पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की गई थी स्वामी सजानंद सरस्वती के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पीटर मुंडी जब पटना आया था उस समय मुगल वंश का शासक कौन था? पीटर मुंडी जब पटना आया था उस समय मुगल वंश का शासक था शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908 को। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर जिला के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम फेंका गया, किंतु इसमें वकील पिंगल कैनेडी की पत्नी और बेटी मारी गई। घटना का अंजाम देने के लिए 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दी गई। उनके सहयोगी प्रफुल्ल चौकी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। अगला प्रश्न है, विजय दिवस का संबंध बिहार के किस नायक से है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वीर कुंवर सिंह से। विजय दिवस का संबंध वीर कुंवर सिंह से है। प्रति वर्ष 23 अप्रैल को विजय दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजी सेना को पराजित कर जगदीशपुर पर कब्जा किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मैंने सरकारी आदेश की अवहेलना इसलिए नहीं की कि मुझे कानून से नफरत है, बल्कि इसलिए कि यह मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है। उक्त कथन किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह कथन संबंधित है महात्मा गांधी जी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, 265 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध, जो कि गलत दिया गया है। कलिंग युद्ध जो कि 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। मौर्य वंश की स्थापना 321 ईसा पूर्व में, नंद वंश की स्थापना 344 ईसा पूर्व में, हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान उत्तर बिहार क्षेत्र में स्थित था? जो महाजनपद वर्तमान उत्तर बिहार क्षेत्र में स्थित था वह जनपद हो जाएगी वज्जी, ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन 16 महाजनपदों में 3 महाजनपदों की स्थिति बिहार क्षेत्र में थी। पहला था वज्जी, दूसरा था मगध, तीसरा था अंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य पहाड़ी से निकलकर बिहार में बहती है? तो दोस्तों वह नदी है कर्मनाशा नदी, ऑप्शन नंबर ए। कर्मनाशा नदी का उद्गम विंध्य पहाड़ी से होती है। यह उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बीच सीमा का निर्धारण करती हुई गंगा में मिल जाती है। पुनपुन एवं फल्गु का उद्गम झारखंड में होता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में बिहार राज्य का प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग कितना किलोवाट घंटा रहा था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 329 किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
जो सही सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों के तीनों सही सुमेलित दिए गए हैं। रेल पहिया कारखाना बेला में है, रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में है, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बरौनी में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार गत 5 वर्षों में कृषि और सवर्ती क्षेत्र की वृद्धि दर लगभग कितना % रहा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार गत 5 वर्षों में कृषि और सवर्ती क्षेत्र की वृद्धि दर लगभग 5% रही। अगला प्रश्न है, पंचायती राज के अधीन जिला परिषद के संबंध में असत कथन का चुनाव करें। पंचायती राज के अधीन जिला परिषद के संबंध में असत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, जो कि गलत दिया गया है। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जिला दंडाधिकारी को देता है, न कि उपाध्यक्ष को। बाकी दोनों कथन सही दिए गए हैं। जिला परिषद अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है। एक जिला परिषद सदस्य का चुनाव लगभग 50,000 की जनसंख्या पर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, जानकी मंदिर दरभंगा, जो कि गलत दिया गया है। जानकी मंदिर देवी सीता के जन्म स्थान से संबंधित है। यह सीतामढ़ी के पुनौरा में स्थित है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। विष्णु मंदिर गया में है, देव मंदिर औरंगाबाद में है, जल मंदिर राजगीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने शंकराचार्य के साथ साक्षात किया था? तो दोस्तों वह थे मंडन मिश्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बापू के कदमों में पुस्तक किसकी रचना है? बापू के कदमों में पुस्तक रचना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बिहार लोकायुक्त अधिनियम कब पारित किया गया? बिहार लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया वर्ष 2011 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत है? इसमें आपका असत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थायी ऊतक केवल मृत कोशिकाएं होती है, जो कि गलत दिया गया है। बाकी दोनों कथन सही दिए गए हैं। अस्थायी ऊतकों में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। विभाजक ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप अस्थायी ऊतक का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के लिए खाद के रूप में क्रांतिक तत्वों को डाला जाता है। यह क्रांतिक तत्व कौन से हैं? भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के लिए खाद के रूप में क्रांतिक तत्वों को डाला जाता है। यह क्रांतिक तत्व हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम तथा फास्फोरस। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अधिकांश मृदाओं में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम के समय के साथ कमी हो जाती है। इन तत्वों को भूमि में उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन तीनों तत्वों को क्रांतिक तत्व कहा जाता है। इन तत्वों को भूमि का अनुपात है 4:2:1। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 2 से, धान का अंगमारी रोग जेंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु से होता है। बी का मिलान हो जाएगा 4 से, साइट्रस कैंसर जो कि जेंथोमोनास सिटी नामक जीवाणु में होता है। सी का मिलान हो जाएगा 1 से, ब्राउन लीफ स्पॉट आइस रोग जो कि हेलिमेंथोपोरिस आयरोजी नामक कवक से होता है। डी का मिलान हो जाएगा 3 से, गेहूं का पाउडरी मिल्टू रोग जो कि इरेसिफ ग्रेमेनिस टेटेसी नामक कवक से होता है। अगला प्रश्न है, पश्चिम वर्ग के संदर्भ में निम्न कथनों में से सही उत्तर का चयन करें। पश्चिम वर्ग के संदर्भ में जो कथन सही है वह है ऑप्शन नंबर सी, इनके जनन छिद्र गुदा से पृथक नहीं होते हैं, जो कि सही दिया गया है। पश्चिम वर्ग की अन्य विशेषताएं हैं, यह नियतापी जंतु होते हैं, इनका शरीर सिर, गर्दन एवं धड़ में बटा होता है, इनके जबड़ों में दांत नहीं होता है, इनमें शोषण फेफड़ा के द्वारा होता है जबकि कुछ पक्षियों में वायु कोश के द्वारा होता है। पश्चिम वर्ग का हृदय भी 4 कोष्ठक में बटा होता है। यह अंडज होते हैं एवं उनका कंगाल स्पंजी तथा हल्का होता है। इनके जनन छिद्र गुदा से पृथक नहीं होते हैं।
अगला प्रश्न लिखते हैं, उपास्थि ऊतक की कोशिकाओं को कहा जाता है? उपास्थि ऊतक की कोशिकाओं को कहा जाता है कॉन्ड्रियोब्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यदि हथेली पर कोई नुकीली वस्तु चुभती है तो इस संवेदना को कौन सा नर्व मस्तिष्क तक पहुंचाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवेदी नर्व। अगला प्रश्न है, एडीपी का निर्माण प्रकाश संश्लेषण के किस अभिक्रिया में होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया में। एडीपी का निर्माण प्रकाश संश्लेषण के किस अभिक्रिया में होता है? तो प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया में। अगला प्रश्न है, पूर्णतः कोशिका विभाजन की अंतिम अवस्था है? पूर्णतः कोशिका विभाजन की अंतिम अवस्था है साइटोकाइनेसिस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, सार्वभौम रूप से यकृत शोथ बी और सी विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की एचआईवी से संक्रमित लोगों की संख्या में कई गुना अधिक है, जो कि गलत कथन दिया गया है। बाकी दोनों कथन सही दिए गए हैं। यकृत शोथ बी विषाणु काफ़ी कुछ एचआईवी तरह की संचारित होता है। यकृत शोथ सी का टीका होता है जबकि यकृत शोथ बी टीका नहीं है। अगला प्रश्न है, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? यूरिया संश्लेषित होता है यकृत में, ऑप्शन नंबर ए। त्वचा के बाद यकृत मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। 92U235 में नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया शुरू करने के लिए न्यूट्रॉन के पहाड़ की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी कंप्यूटर की मेमोरी क्षमता 1 मिलियन हो तो 1 मिलियन को 10 घात के रूप में क्या कहा जा सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेगा। अगला प्रश्न है, यदि एक कार समान वेग से गति कर रही है, वह कार समय समय पर अपने वेग को बढ़ा या घटा रही है, तो कार को इस स्थिति के लिए निम्न में से क्या सही है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्वरण। यदि एक कार समान वेग से गति कर रही है एवं वही कार समय समय पर अपने वेग को बढ़ा या घटा रही है, तो कहा जा सकता है कि कार के समान वेग के में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, अर्थात समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। त्वरण बराबर होता है v-u/t। यहाँ v हो जाएगा अंतिम वेग, u हो जाएगा प्रारंभिक वेग, t हो जाएगा समय अंतराल। अगला प्रश्न देखते हैं, घर्षण बल सर्वाधिक होता है? घर्षण बल सर्वाधिक होता है 2 ठोस के मध्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 2 समान द्रव्यमान की वस्तुओं को गतिज ऊर्जाओं का अनुपात में 4:9 है तो उनका वेगों का अनुपात होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2:3। दोनों में रूट कर देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक व्यक्ति लाल चश्मा पहनकर हरा फूल को देखता है तो वह फूल व्यक्ति को किस रंग का दिखाई देगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काला रंग का। अगला प्रश्न है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन होगा। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन होगा, पहले घटता है और तब बढ़ता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। अगला प्रश्न है, फेराडे स्थिरांक है सार्वभौमिक स्थिरांक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है शहद में, ऑप्शन नंबर डी। पहले हो जाएगी शहद में, फिर खून में, फिर जल में और लास्ट में वायु में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाष्पन के संबंध में गलत है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों के तीनों कथन वाष्पन के संबंध में सही दिए गए हैं। यह एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जो सभी तापों पर होती है। यह द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर ही होता है, द्रव के भीतरी भागों में नहीं। इसमें ठंडक उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस विलयन का संगठन समान होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए वास्तविक विलयन का। अगला प्रश्न है स्टिबनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? स्टिबनाइट अयस्क है एंटीमनी का, ऑप्शन नंबर सी। जबकि ग्रेनोनाइट कैडमियम का अयस्क है, स्मेल्टाइट कोबाल्ट का अयस्क है, मिलेराइट निकेल का अयस्क है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। वह धातु हो जाएगी पोटेशियम, सोडियम तथा कैल्शियम। इन तीनों धातु का निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से किया जाता है। अगला प्रश्न है बरसाती यानी कि रेनकोट बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी पॉलीकार्बोनेट का। अगला प्रश्न है लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने से पहले लोहे को साफ करने में निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने के पहले लोहा को साफ करने में जिस अम्ल का प्रयोग किया जाता है वह अम्ल है H2SO4 तथा NHO3। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें आपका सत्य कथन हो जाएगा 1 तथा 2। H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं है। हाइड्रोजन बंधन सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के यौगिकों में ही पाया जाता है। जबकि तीसरा कथन गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन बंधन सहसंयोजक बंधन से मजबूत होता है, जो कि गलत दिया गया है। हाइड्रोजन बंधन सहसंयोजक बंधन से कमजोर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए सुमेलित करते हैं। पी का मिलन हो जाएगा 4 से। यूरेनियम 235 का प्रयोग चट्टान की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। क्यू का मिलन हो जाएगा 3 से। र के थक्के का पता लगाने में सोडियम 24 का प्रयोग होता है। आर का मिलन हो जाएगा 2 से। ट्यूमर का पता लगाने में आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। एस का मिलन हो जाएगा 1 से। फास्फोरस 32 ल्यूकीमिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव यानी कि RDX में तापमान एवं आग की गति को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम चूर्ण का। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूने में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा रहता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3:8। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूने में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 3:8 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किन भागों को ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की अंतरात्मा के रूप में वर्णित किया था? तो दोस्तों वह भाग हो जाएगी भाग 3 तथा भाग 4, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के भाग 3 और भाग 4 को ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की अंतरात्मा के रूप में वर्णित किया था। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 तथा 2 दोनों कथन सही हैं। संविधान की समीक्षा करने के लिए मुख्य न्यायाधीश वेंकट चलैया की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की गई। चलैया आयोग का उद्देश्य संविधान के कामकाज की समीक्षा करना था, जो कि सही दिया गया है। तीसरा कथन गलत हो जाएगा। विपक्षी दलों तथा अन्य संगठनों ने इस आयोग का समर्थन किया था, जो कि गलत दिया गया है। विपक्षी दलों तथा अन्य संगठनों ने इस आयोग का बहिष्कार किया था, न कि समर्थन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। संविधान के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केवल 2 कथन सही है। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। पहला और तीसरा कथन गलत हो जाएगा। इसके माध्यम से मंत्रिपरिषद के आकार को विस्तृत कर दिया गया, विस्तृत नहीं सीमित कर दिया गया था। इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया।
तो दोस्तों यह भी कथन गलत दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 163 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 163 संबंधित है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा योग्यता आवश्यक नहीं है? जो योग्यता आवश्यक नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, उन्हें 10 वर्ष तक जिला अदालत का वकील होना चाहिए, जो कि गलत दिया गया है। उन्हें 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए, न कि जिला अदालत का। बाकी दोनों कथन सही हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उन्हें 5 वर्षों के लिए किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। अगला प्रश्न है, संघ में आपसी शक्तियों को निहित करके भारतीय संविधान ने निम्नलिखित का पालन किया। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैनेडियन प्रणाली का। अगला प्रश्न है, महारजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त भारत निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। दशकीय जनगणना के संचालन की दायित्व गृह मंत्रालय भारत सरकार के तहत महापंजीयक और जनगणना आयुक्त भारत के कार्यालय के पास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में 1971 में पहली बार लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों वह भारतीय राज्य है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता के संबंध में दिए गए कथनों पर कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता के संबंध में जो कथन असत है वह है ऑप्शन नंबर सी, विपक्ष का नेता सदन की कुल सदस्य संख्या के 10वें हिस्से से कम वाली प्रमुख पार्टी का नेता होता है, जो कि गलत दिया गया है। विपक्ष का नेता सबसे बड़ी पार्टी का नेता होता है जिसके पास सदन की कुल संख्या का कम से कम 10वां हिस्सा होता है। अंतर विकल्प सी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का वर्तमान परसेंट कितना है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14%। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा की अन्य शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 3 कथन सही है। राज्य सूची के मामले पर संसद को कानून बनाने में सक्षम बनाना, लोकसभा के भंग होने पर आपातकाल की उद्घोषणा लागू करना। जबकि दूसरा कथन गलत दिया गया है, राज्यसभा स्वयं भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है, जो कि गलत कथन दिया गया है। उपराष्ट्रपति के लिए कोई औपचारिक महाभियोग नहीं है, जैसा कि राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्यसभा सीटें क्रमशः बिहार और झारखंड के बीच डैश और डैश में विभाजित हो गई थी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 और 6 में। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्यसभा सीटें क्रमशः बिहार और झारखंड के बीच 16 और 6 में विभाजित हो गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के ग्रामीण आय प्राय नगरीय आय से कम है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण जिम्मेदार है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 तथा 3। विनिर्मित उत्पादों की तुलना में प्राथमिक उत्पादों का मूल्य कम होना, उद्योगों में निवेश की तुलना में कृषि में निवेश कम हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वर्तमान भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। वर्तमान भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट 2023-24 के अनुसार 2200 करोड़ की लागत से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम का शुभारंभ करने की घोषणा की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इस कार्यक्रम का उद्देश्य है उच्च मूल्य वाली बागवानी फसल को रोग मुक्त करना तथा उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए गुणवत्तापूर्ण पौधा सामग्री की उपलब्धता बढ़ाना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। चलिए मिलान करते हैं।
ए का मिलान हो जाएगा 3 से कांच उद्योग जो कि फिरोजाबाद में प्रसिद्ध है। बी का मिलान हो जाएगा 1 से पीतल बर्तन उद्योग मुरादाबाद में। सी का मिलान हो जाएगा 2 से स्लेट उद्योग मलकापुर में। तथा डी का मिलान हो जाएगा 4 से हस्त निर्मित उद्योग मिर्जापुर में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 तथा 4 सही है। चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है। इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत में पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति का आरंभ किया गया था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट का आकार कितना है। केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट का आकार है 45,03,97 करोड़। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत ने किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाने का लक्ष्य रखा है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2047 तक। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत वर्ष 2047 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, संसाधनों का उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकताओं को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतत विकास। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सतत विकास के लक्ष्य के अंतर्गत नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों वह लक्ष्य नहीं है, वह है अंतरिक्ष अनुसंधान। ऑप्शन नंबर डी, अंतरिक्ष अनुसंधान सतत विकास के लक्ष्यों में शामिल नहीं है। सतत विकास लक्ष्यों में कुल 17 लक्ष्य शामिल हैं। सतत विकास का मुख्य लक्ष्य गरीबी को पूर्णतः खत्म करना, समाज में सामाजिक न्याय व पूर्ण समानता स्थापित करना है। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन भारत में कौन करता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई। आगे मैथ के 10 प्रश्न दिए गए हैं जिसे आप लोग खुद से बना लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं 140 नंबर से। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक भंडार भारत के किस राज्य में है। किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मगयार जनजाति निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है। मगयार जनजाति पाई जाती है हंगरी में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र तथा विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, लोकटक मेघालय, जो कि गलत दिया गया है। लोकटक झील जो कि मणिपुर में स्थित है, न कि मेघालय में। बाकी तीनों सही हैं। वेबनार झील केरल में है, पुलिकट आंध्र प्रदेश में, डल कश्मीर में। अगला प्रश्न है, रावी नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस दर्रा से होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोहतांग दर्रे से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया गया है, लघु ज्वार भाटे के समय उच्च ज्वार भाटा समान से निम्नतर तथा निम्न ज्वार समान से उच्चतर होता है। कारण आर दिया गया है, लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटे के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र के समय होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऊंचा वक्र आकृतियों पर ध्यान दीजिए, इनमें से कौन सा सही है।
उपरोक्त आकृतियों का पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते क्रम में सजाना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले हो जाएगा खासी पहाड़ी, फिर हो जाएगा छोटा नागपुर की पहाड़ी, फिर हो जाएगा मेघालय पर्वत और लास्ट में हो जाएगा महादेव पर्वत श्रृंखला। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा गोंड प्लेट प्रशांत महासागरीय प्लेट एवं एशिया महाद्वीप के बीच स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी फिलीपीन प्लेट। फिलीपीन प्लेट जो कि प्रशांत महासागरीय प्लेट एवं एशिया महाद्वीप के बीच स्थित है। थैंक यू।